वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड आई एम ऑल्सो डूइंग गुड इन माई लाइफ। एक्चुअली आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फाइनली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज एंड कॉल्स भी करते हैं जो मुझे जानते हैं। क्योंकि आज एक बहुत कॉमन टॉपिक पे मैं बात करूँगी जो आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक आप बोल सकते हो, मेंटल इलनेस या फिर आप एंजाइटी या आप डिप्रेशन, उसका एक नाम दे सकते हो। तो अभी रिसेंटली मैंने बात की है, मेरा एक फॉलोअर है, उससे मेरी बात हुई है, उसने मुझे डायरेक्टली डीएम किया और उसने मुझे बोला कि वो अपनी ज़िंदगी में एक इस चीज़ से गुजर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है वो बात कर सके, वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है एंड ही इज़ इन सीए फाइनल राइट नाउ और उसको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है। तो फिर मैंने उसको कुछ हद तक समझाया, फिर उसके बाद मैंने उसको बोला आप सिचुएशन को ऐसे समझोगे कि जब तक आप किसी का लाइव एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी में नहीं लाओगे तो आपको चीज़ें शायद नहीं समझ आएगी। तो मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, जो मैं बहुत टाइम से भी सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अभी सोचा, एनालाइज़ किया चीज़ों को कि मैं कैसे शुरू करूँ, मैं क्या बोलूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी जर्नी पूरी शेयर करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन देयर स्टडीज़ और फैमिली प्रेशर है, बिकॉज फाइनेंशियल इशू है, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी, हमारे पास कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इसको पूरा देखिए और नो कि मैं उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं एक मोटिवेशनल पार्ट आपकी ज़िंदगी में बन सकती हूँ और आपको कुछ हद तक अच्छा फील होगा। तो मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ। मेरी लाइफ में क्या हुआ था, ओके, तो मेरी लाइफ में क्या हुआ था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, आई लॉस्ट माई ब्रदर, और जो मैंने अपनी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है। उसके बाद क्या हुआ है कि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। मेरी ज़िंदगी में भी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं ज़िंदगी के बारे में ऐसा सोचूं या फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई ऐसे गोल नहीं थे। तो फिर ज़िंदगी ने वैसे ही टर्न लेना शुरू किया और मैं 12th में आई। उसके बाद मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी स्कूल टाइम पे, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी, मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मुझे ट्यूशन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, तो मैंने सब कुछ हमेशा सेल्फ ही किया था। अब मुझे था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि फैमिली को, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में ना एक प्रॉब्लम होती है, आपको ना प्रूव करना होता है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं पढ़ोगे, मतलब सच है, लेकिन हाँ यही है जो है। तो मुझे उसको प्रूव करना था कि मुझे मार्क्स अच्छे लेके आने थे 12th में, और ताकि मैं आगे, मेरे पास एक वैलिड पॉइंट हो कि मुझे आगे परस्यू करना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। हाँ, मेरी लाइफ में गोल नहीं था, गोल मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अब अच्छा करूँगी, क्योंकि जब मैंने अपने भाई को खोया था तो फिर ये था कि फैमिली के लिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन ऐसा कोई गोल नहीं बना था मेरा। तो 12th में वो ट्यूशन जाती थी, वो मुझे स्कूल में आके नोट्स देती थी और मैं उसके नोट्स कॉपी करके और मैं सब फॉर्मूलेज और ये सब पढ़ के मैं अपने हिसाब से अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करती थी। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि क्यों ना तू एक काम कर, तू ना सर का रिवीजन बैच ज्वाइन कर ले, जो कि सिर्फ 2 महीने का होता था, दिसंबर एंड जनवरी। और जो इकोनॉमिक्स सर पढ़ाते थे वो हमारे मेरठ में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा फेमस टीचर हुआ करते थे उस टाइम पे, अभी भी हैं। तो हिज नेम इज़ अमित चांदना सर। मैंने उनके साथ इकोनॉमिक्स का बैच मैं लेने गई, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड था कि वो कभी भी रिवीजन बैच किसी न्यू स्टूडेंट को नहीं देते थे, वो हमेशा अपना बैच अपने एग्जिस्टिंग बच्चों को ही देते थे, जो उनका रिवीजन बैच होता था। मैं बैच में गई तो सर ने बोला कि तुम तो एक नई, मतलब तुम्हारा फेस तो नया लग रहा है, तुम तो आई डोंट थिंक सो कि कवर कर पाओगी और मैं तो ऐसे नहीं लूँगा। मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे मतलब इस बैच में आना है, मुझे नंबर अच्छे स्कोर करने हैं।
सर ने मेरे से, और मैंने सर को बोला उनको कन्विंस करने के लिए आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बता ये क्या होता है, बता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बताओ ये क्या होती है। मैंने उनको सब आंसर दिया। उन्होंने बोला आ जाओ बैच में। और फ्रॉम द डे वन उन्होंने मुझे सबसे आगे बिठाते थे और वो मुझे हमेशा ही मतलब बोलते थे कि यहाँ बैठ, और जब भी मैं आती थी बोलते थे ज़ेबा कहाँ है, और वो मतलब उन्होंने मुझे बहुत मतलब चीज़ों पे गाइड किया। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने बोला कि तू मतलब इतनी, तेरा दिमाग बहुत अच्छा है तो तू क्यों ना तू सीए कर। मैंने सीए का अपनी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं सोचा था। मैंने बोला सर मतलब मुझे इतना पता था सीए होता है बहुत टफ होता है। मैंने क्योंकि स्कूल में काफ़ी लोगों से सुना था, तो मेरा कभी सीए बनने का ऐसा कोई एम था नहीं। तो मैंने बोला सर मैंने बैंकिंग वगैरह का सोचा हुआ है, मैं सीए नहीं करूँगी। उन्होंने बोला नहीं, यू हैव टू डू अ सीए, क्योंकि सीए तू कर सकती है, लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उन्होंने उस टाइम पे बोला कि तू रजिस्ट्रेशन करा। मैंने सर के कहने पर रजिस्ट्रेशन करा भी दिया। रजिस्ट्रेशन में करा के आई, और मेरा दिमाग सिर्फ ये था सीए बहुत टफ होता है, सीए बहुत टफ होता है, मैं सीए नहीं कर पाऊँगी, मैं सीए नहीं कर पाऊँगी, किसी भी हाल में नहीं कर पाऊँगी। मैंने घर पे आके बोला मैं सीए नहीं कर पाऊँगी। मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे मैंने 5000 पे किए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। सीपीटी होता था, सीपीटी पे मैंने 5000 पे किए थे। और मैंने घर पे आके बोला कि मुझे नहीं करना है सीए, एंड मुझे वो 5000 वापस चाहिए, क्योंकि 5000 हमारी फैमिली के लिए ऐसे थे 50,000। अगर हमने 5000 दिए तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी है। अब मम्मी पापा ने बोला कि हमें तो कुछ आइडिया नहीं है, जो करना है तुम्हें करना है, अब तुम देखो कि करना है नहीं करना है। मैंने बोला मुझे नहीं करना है। तो मम्मी ने बोला एक काम कर, तू जा सर के पास जहाँ पे तूने रजिस्ट्रेशन कराया है, अब उनसे बोल कि आप मेरा रिफ़ंड दीजिए। मैं गई सर के पास। सर ने बोला कि सॉरी हम रिफ़ंड मतलब नहीं दे सकते हैं और ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बोला ओके। जब मैं बाहर आई, फिर उस टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी जिसके साथ मैं 12th में, जिसने मेरी ट्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो उसने मुझे बोला कि यार मतलब 5000 तो अब नहीं मिलेंगे, तो क्या करेगी। तो मैंने बोला यार देख मुझे ना बैंकिंग में जाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मेरी बैंकिंग से फर्स्ट सैलरी आएगी, मैं वो 5000 वहाँ से रिकवर करूँगी। बट एक दिन मैं अचानक मतलब मेरे 12th कंप्लीट हुई, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे 12th में। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, हमारे बैचेस शुरू हो गए थे सीपीटी के, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो मम्मी ने मुझे बोला तू ना एक काम कर, ठीक है टफ है, तू ना मेरे कहने से कर ले, तू सिर्फ मेरे कहने से कर ले और तू एक अटैम्प्ट दे दे। और मतलब मैं ना डीमोटिवेट एक हद तक ये भी हुई थी कि आसपास जैसे कुछ दीदी थी या कुछ थे लोग, वो सीए कर रहे थे, उनका सीए नहीं हो रहा था, वो फाइनल में थे, तो वो बोलते थे कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ ये करना पड़ेगा, आपको खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं हद तक मुझे वहाँ से भी ना एक नेगेटिविटी मिली थी। लेकिन मैंने मम्मी के कहने पे एक ट्राई दिया। जब मैंने वो ट्राई दिया सीपीटी का, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही जाके वो दिया और मुझे लगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो कि क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, मैंने हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, फर्स्ट डिवीज़न आती थी, टॉपर एंड ऑल। तो जब रिज़ल्ट आया और मैंने रिज़ल्ट देखा, मैंने बोला पास हो गई होंगी, लेकिन सीए मुझे करना नहीं है, छोड़ो। जब मैंने देखा और उसमें लिखा था फेल, तो वो कहते हैं ना एक ईगो पे लग गया, क्योंकि कभी फेल होने की आदत ही नहीं थी कि फेल हो गई। और इतना रोई, जबकि सीए करना भी नहीं था, इतना रोई कि मैं फ़ेल कैसे हो गई, मैं फ़ेल कैसे हो गई। तब भी सीए करना नहीं है, लेकिन पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि मैं फ़ेल हो गई। जब मैंने सीए शुरू किया था ना और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, मुझे 12th में अच्छा स्कोर करना था ताकि फैमिली मुझे आगे पढ़ने दे। अब सेकेंड साइड से क्या चल रहा था, फैमिली में झगड़े थे कि कॉलेज नहीं करना है। अब झगड़े तो कॉलेज नहीं करने के हो रहे थे, तो मैं सीए कहाँ से कर लेती। फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा मतलब खुद को परेशान किया है, खुद को समझाया है, खुद से लड़ी हूँ, पूरी फैमिली से लड़ी हूँ। तो फिर ये था कि अब तो ना मुझे सीए ही करना है, मुझे कॉलेज भी करना है, मुझे सीए भी करना है, क्योंकि फैमिली से प्रेशर था कि करना ही नहीं है, बाहर निकलना ही नहीं है।
तो वो चीज़ को लड़के मुझे याद है कि उस टाइम पे फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और मम्मी ने बोला तो तू जाके बैच ले। मैंने फिर क्योंकि फ़ेल हुई थी तो सेकंड अटेम्प्ट दिया था सीपीटी का। तो उस टाइम पे कोचिंग स्टार्ट हुई थी। सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, आप जो है एक तरीके से बैच दोबारा ले सकते हो, आपने फ़ीस वगैरह पे की हुई है तो आप बैच ले लो, हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। मैंने वो बैच लेना शुरू किया। घर में झगड़े होते थे, मैं बैच में जाके बैठती थी। मैं मेंटली वहाँ पे नहीं रहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ पूरी तरीके से घर पे रहता था। क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा झगड़े कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपको ये नहीं जाना है, वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। और जब मैं घर पे आती थी तो मैं सच को सेल्फ स्टडी और ये सब नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में सिर्फ लड़ाई इस चीज़ दिमाग में ये चीज़ रहती थी। और उस टाइम पे मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट करी है और एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं तो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में भी सीपीटी नहीं हुआ था, क्योंकि कोचिंग मेरी हो गई थी, लेकिन जो एक मेंटल प्रेशर था ना फैमिली की साइड से, वो कम ही नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल भी आप ये बोल सकते हो कि वो गिव अप वाला टाइम था। कि एक टाइम ऐसा आया था, इतना प्रेशर आया था फैमिली से कि मेरा दिमाग ये हुआ था कि मैं शायद मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि मैं डिप्रेस थी। और एक चीज़ ये भी थी, लेकिन उस टाइम पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है हमेशा से ही, जो मैं आज भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि इतनी ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, पढ़ाई छोड़ने का इतना ज़्यादा सब कुछ था, मेरे दिमाग में ना कभी गिव अप करने का क्वेश्चन नहीं आया। गिव अप इन द सेंस कि मुझे पढ़ाई छोड़नी है, मेरा दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं आई कि यार अगर इतनी परेशानी हो रही है ना इस चीज़ से, तो छोड़ते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, शादी करते हैं और सेटल होते हैं और छोड़ो, क्या करना है। मुझे याद है कि उस टाइम पे रिश्तों की बात चल रही थी, रिश्ते आ रहे थे और वेल सेटल्ड लड़का है, ये है, वो है। तो मेरे साथ मेरी लाइफ में एक सेकेंड ऑप्शन ये भी रहा था, लेकिन ड्यू टू प्रॉमिस जो मैंने अपने भाई से किया था कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। क्योंकि देखो मेरी ज़िंदगी में ना एक चीज़ मानना है, बीइंग अ गर्ल, आप कितने भी अमीर लड़के से शादी कर लो, आप कितने भी अमीर परिवार में चले जाओ, आपका सेटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में सेटल नहीं हो ना, तो उस अमीर लड़के की शोहरत का, दौलत का कुछ भी यूज़ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो लड़की को ख़ास तौर पे कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। मैं लड़कों को नहीं बोलूँगी कामयाब होने के लिए, मतलब लड़कों का ज़रूरी है ऑब्वियसली, उनके पास ना चॉइस नहीं होती कि अगर नहीं पढ़ा है तो ये कर लेंगे, उनको फैमिली बोलती है कि तुझे सेटल होना है। लड़कियों को क्या होता है, शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लड़कियों को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी दिमाग में मेरे गिव अप करने का वो नहीं आया था। अब उस टाइम पे कोचिंग हो गई, मैं सेकेंड अटैम्प्ट में फ़ेल हो गई। मैंने बहुत सारे कमेंट सुने अपनी फैमिली से, बहुत सारे नोन पर्सन्स थे, फ्रेंड्स थे, कि उन्होंने बोला कि सीए, देखो हमारी फैमिली में ना सीए के बारे में किसी को भी नहीं पता था। उनको सिर्फ ये पता था एक बहुत बड़ा कोर्स होता है और सीए एक ऐसी चीज़ है कि उनसे ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बात करने से पहले, उनके ऑफिस में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो ये सीए बनेगी, और मतलब हमारी फैमिली में कोई इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, तो ये सीए बनेगी, ये सीए करेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कर ही नहीं पाएगी, इसको ज़्यादा ज़िद है ना, करके देखते हैं, फर्स्ट लेवल पे ही निकलेगी। अब ये चीज़ें मैंने खुद से ही सुनी थी। अब उस टाइम पे एक दिमाग में एक आया कि ओके, तो मतलब मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ, अगर मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं सुनने को, तो मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ। मुझे सीपीटी तो एटलीस्ट निकालना ही है। उस टाइम पे भी मैंने सोचा था मैं सीए तो नहीं करूँगी, बट सीपीटी तो मुझे एटलीस्ट निकालना है। मैं 2 बार फेल हो गई हूँ। अब एक दिन घर पे बहुत ज़्यादा मैं मतलब रो रही थी। और देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, हम लोग ना, मतलब मेरे जो पापा हैं वो हमेशा से बाहर रहे हैं, सऊदी अरब में वो जॉब करते थे शुरू से ही, जब से हम छोटे से थे। तो पापा उस टाइम भी सऊदी अरब थे। घर में मम्मी थी, मैं थी। अब क्या था कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ बीकॉम नहीं कर सकती थी, क्योंकि लाइफ में जब इतने सारे लोगों ने आपको चैलेंजेस दे दिए थे ना, तो मुझे एक सिंपल लाइफ नहीं जीनी थी। वो मैंने खुद से बोला था मुझे बीकॉम तो नहीं करना है और मेरा सीए नहीं हो रहा, मुझे क्या करना है। मम्मी ने मुझे बुक्स उठा के दी और मम्मी ने बोला बुक्स पकड़ और पढ़ाई में लग जा।
CPT निकाल, पढ़ाई कर, नेक्स्ट स्टेप का जो भी होगा वो हम सोचेंगे बाद में। मैंने फिर उस टाइम पे पढ़ाई करनी शुरू करी। मुझे अच्छे से याद है, लड़ाइयाँ, सुबह मेरा रूटीन था सुबह उठना, पढ़ाई करना, शेड्यूल बनाना, लड़ाइयाँ देखना, फिर सो जाना रो के, फिर उठना, फिर ये ऐसे करके था। और उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत करी थी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास मैथ्स नहीं हुआ करती थी, मेरे पास सिर्फ 10th तक मैथ्स थी और मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर रही है। तो मुझे मैथ्स के लिए एक अलग से ट्यूशन लेनी थी, एक अलग से वो था, उसकी एक अलग जंग थी। मम्मी मेरे साथ डेली शाम को जाती थी, कोई अलग से ट्यूशन देने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब खुद से ही करूँगी। उसमें मुझे CPT में मेरी एक फ्रेंड थी ऐश्वर्या, वो PCM बैकग्राउंड से थी। उसने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प करी है। उसने मुझे बहुत 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 हेल्प की है इस चीज़ में। और मैं आपको बता दूँ कि आज ही मैं उसके घर मतलब गई थी, बहुत टाइम बाद हम मिले थे, तो हमने आज इसके बारे में भी जिक्र किया था। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। तो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। उसने मेरी बहुत हेल्प करी मैथ्स में, कि मैं बताती हूँ। अब उसके साथ क्या था कि वो PCM से थी, तो मैंने उसकी अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो फिर मैंने बहुत स्टडी की, बहुत ज़्यादा MTPs और ये सब मैंने किए। और उसके बाद मेरा फाइनली CPT निकला और मैं इतनी खुश कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। जब मेरा CPT क्लियर हुआ, मैं सर के पास गई, सर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और सर ने बोला ज़ेबा IPCC के लिए एनरोल कराओ। मैंने बोला सर मेरा ना सिर्फ CPT निकालना था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने चैलेंजेस दिए थे, मुझे IPCC करना ही नहीं है, मैं ना अभी अपना कुछ और देखूँगी। सर ने बोला आपको पता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो CPT जिनका नहीं हुआ है वो रो रहे हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें ना किसी भी हाल में CA बनना है, और अगर तुम्हें CPT तुम्हारा निकला है तो तुम्हें IPCC के लिए जाना चाहिए। तो मैंने सोचा सर की बात तो ठीक है, तो IPCC के लिए एनरोल कराया। ठीक है, अब IPCC के लिए एनरोल करा लिया। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी भरी, IPCC CPT तो कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं, IPCC में देखना। और वाकई में जब IPCC के लिए बुक्स आई थी तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा भी शॉक्ड हो गए थे देख के कि इतनी सारी बुक्स IPCC के लिए। मतलब CA लिटरली बहुत टफ है, कैसे करूँगी, मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आई, कैसे करूँगी, क्या होगा। और फैमिली से कंटिन्यूअस वही प्रेशर था, पढ़ाई छोड़नी है। बट मुझे ना मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया है। मेरे घर के पास एक फैमिली रहती थी। देखो, मेरे जो घर के पास लोग रहते थे ना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने इतना सपोर्ट नहीं करते जितना आपको मेंटली सामने वाला सपोर्ट करता है। तो मेरे घर के पास जो फैमिली रहती थी, उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि ज़ेबा तू ना शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है, और वी नो कि तू CA कर लेगी, तो तू ना प्राउड है हमारे लिए कि तू CA बन। हमारे पूरे एरिया में CA कोई नहीं है। किसी ने एक स्टेप लिया है ये सोचने का कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा एक बड़ा कोर्स करेगी, और तूने वो स्टेप लिया है, तो तुझे ना CA बनना है, तुझे ना हमारे लिए CA बनना है, तुझे खुद के लिए, तुझे अपनी फैमिली के लिए CA बनना है। तो जब मैं निकलती थी कोचिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। मुझे याद है कि जब घर में ऐसे झगड़े होते तो मैं कभी कभी उनके घर जाके बैठ जाती थी, कोचिंग जाते वक्त, कोचिंग से आते वक्त मैं उनको सारी चीज़ें बताती थी। वो कहते थे कोई बात नहीं, ये भी एक टाइम है जो कि निकल जाएगा, इट्स ओके, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे मतलब रहे, क्योंकि अगर तूने ये कोर्स चुना है ना, और तूने हमेशा से एकेडमिकली इतना अच्छा मतलब अचीव किया है स्कूल लाइफ में भी, तो तू अच्छे से कर लेगी। मैंने IPCC की कोचिंग्स लेनी शुरू करी, और मेरी कोचिंग्स होती थी, और मतलब फैमिली से वही चीज़ें रहती थी कि पढ़ाई नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि मतलब तू, एक होता है ना बीइंग इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, आपको रहता है कि आप कुकिंग नहीं करते हो, आप सारा दिन पढ़ते रहते हो, क्योंकि जब आप CA में होते हो ना, आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, आप कुकिंग और ये सब का नहीं सोच सकते हो। वो शुरू से ही मम्मी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, तू CA, तुझे बनना है ना, तू बन। कुकिंग, किचन, ये सब तू हमारे ऊपर छोड़ दे, वो सब ना हम करेंगे, तुझे सिर्फ पढ़ना है, तू पढ़। पापा ने वहाँ से बोला हमें नहीं पता, हम इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तुझे CA बनना है, तूने खुद चुना है, तो तू बता बस कि कहाँ पे फ़ीस सबमिट होनी है, क्या होना है, वो मैं अरेंज करूँगा। मम्मी कुकिंग का देख रही है और तू अपना पढ़ाई कर।
मुझे आज भी याद है कि एक दिन मैं आईपीसीसी की तैयारी कर रही थी और मैं ऑडिट पढ़ रही थी उस टाइम पे, और नाश्ता बनना था। अब मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे मम्मी ने बोला कि एक काम करती हूँ, अभी ना मतलब पराठे या रोटी जो भी नाश्ते में बनना है, तो उसके लिए आटा वगैरह गूंदना होगा, तो मैं ज़ेबा को बुला लेती हूँ, वो गूंद लेती है। तो पापा ने बोला उसको नहीं बुलाना है, मैं आटा गूंदूँगा। मैं आपको बता देती हूँ कि पापा सऊदी रहते थे और पापा उस टाइम पे छुट्टी पे आए हुए थे। तो उन्होंने आटा वगैरह सब गूंदा अच्छे से, और जब मैं नाश्ता करने गई तो मम्मी ने बोला आज पता है आटा किसने गूंदा है? मैंने कहा किसने बोला है? तो किसने गूंदा है? तो उन्होंने बोला पापा ने। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा फील हुआ। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि यार नहीं, अब ना मुझे बनना ही है, अब तो सीए ही बनना है। और मुझे जो लाइफ में एक चीज़ मोटिवेट की है ना, वो ये चीज़ की है कि पापा ना हमेशा से बाहर रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी थी, पापा ने कभी मेरा बचपन और मेरे भाई का बचपन नहीं देखा था। मेरी छोटी बहन है एक और, उसका बचपन पापा ने देखा है, मेरा और मेरे भाई का बचपन नहीं देखा है। तो मम्मी और पापा ने ना हमेशा से एक अलग लाइफ गुजारी है, वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा से बाहर रहे हैं। तो एक ना मेरे दिमाग में एक मोटिवेशन थॉट चलते थे कि मुझे ना सीए बनना है और मुझे इतना कामयाब होना है कि मुझे पापा को ना बोलना है कि अब ना तुम यहाँ हो और अब तुम्हें नहीं जाना है। तो एक मोटिवेशन ये था। और मैं आपको ना एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि देखो, मैं उस टाइम पे फैमिली प्रेशर और इन सब से गुजर रही थी। वो मेरे जो उस टाइम पे जो मेरी वो परेशानियाँ थी ना, मैंने उसको एज अ स्ट्रेंथ लिया है। तो आज मैं सीए हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊँगी अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो मैंने सीखा है कि जो आपकी लाइफ में अभी फेलियर्स और अभी आपके लाइफ में जो परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो ना, इसको ना डिफ़िकल्टीज़ फेलियर ऐसे मत मानो, उसको ना अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ना इन सब तानों को और इन सब चीज़ों को ना मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया था, और मैंने उनको अपनी सक्सेस में कन्वर्ट किया था। क्योंकि असली कामयाबी ना वही है जब आप इन सब फेलियर्स को, इन सब डिफ़िकल्टीज़ को उठा के ना उन लोगों के मुंह पे मार के फेंको जो आपको बोलते थे कि आप नहीं कर पाओगे। वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है, और वो ना सिर्फ आप कर सकते हो। कोई आपका सीए का एग्ज़ाम नहीं देगा, कोई आपका कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ आप ही दे सकते हो। तो मैंने भी ना उस चीज़ को हमेशा ऐसे लिया था। मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से याद है। मैंने जब अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी, उसके फर्स्ट या सेकेंड ईयर में इश्यूज़ घर में रहते ही थे। तो मैं बहुत एक लेवल पे आके ना मैं डिप्रेस, ऐसा नहीं है कि मैं आज कामयाब हूँ तो मैं आपको ये वो चीज़ बोल दूँ कि अरे बी पॉजिटिव, सुबह उठ के बी पॉजिटिव की 3 लाइनें बोल दिया करो और सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैं भी नहीं होती थी, टाइम लेती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मुझे याद है उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैं ऑफिस जाती थी और मेरे से एक नॉर्मल इनकम टैक्स का फॉर्म भी नहीं फिल होता था। नॉर्मल एक बिज़नेस रिटर्न मैं फाइल नहीं कर पा रही थी। तो सर ने मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है ज़ेबा, क्यों इतनी गलतियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या बताऊँ कि क्या चल रहा है, कैसे बताऊँ। वो बोलेंगे अच्छा ऐसी फैमिली है, ये है वो है, और इतना कुछ हो रहा है। तो कुछ नहीं समझ आता था कि क्या बताऊँ, क्या करूँ। बस बोलती थी सर आई एम सॉरी, नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू प्रेशर, ये वो, ये सब चीज़ें चलती थी। तो उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप जैसे तैसे कंप्लीट हुआ। आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, पापा सऊदी से आए। उस टाइम पे उनको जाने का था 6 महीने के बाद। अब ऑलमोस्ट पैसे 6 महीने के बाद ना ऐसे हो जाते हैं कि अब ख़त्म हो गए हैं, तो वो जब सऊदी जाएंगे वो फिर काम करेंगे, वो भेजेंगे, तो उसके बाद पैसे आएंगे तो हम चीज़ें करेंगे। हम उसी का वेट कर रहे थे, पापा को जाना था और सडनली उस टाइम पे लग गया लॉकडाउन। देखो अभी तक मैं अपनी लाइफ में एक मेंटल प्रेशर और एक मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी में इस चीज़ से गुजर रही थी। अब जब कोविड हुआ और लॉकडाउन अनाउंस हुआ, पापा सऊदी नहीं गए। हम लोग वेट करने लग गए कि पापा सऊदी जाएंगे, 1 महीने बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। वो कंटिन्यू होता रहा और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि पापा का सऊदी जाने का चांस नहीं बन पाया उस टाइम पे। और अब उस टाइम पे हम फिनेंशियली सफ़र कर रहे हैं।
और एक प्रॉब्लम फिनेंशियली आ गई, मेंटल वाली प्रॉब्लम चल रही थी, फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। अब कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि सबका तो ये था ना कि पढ़ाई नहीं करनी है। जब आर्टिकलशिप तक पहुंची तो उन्होंने बोला करो, हमें क्या है, खुद से करो, अब मैं किससे हेल्प लूँ। वो बोलेंगे हमने थोड़ी ना बोला था करने के लिए, क्यों करना है, मुझे फ़ाइनल का रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरी बहन उस टाइम पे स्कूल में थी तो मुझे उसकी फ़ीस सबमिट करनी है, नॉर्मल चीज़ें थी खाने पीने की, उस तक के भी मतलब पैसे नहीं अरेंज हो पाते थे। तो मैं आर्टिकलशिप में फ़ाइनल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराती और मैं फ़ीस कैसे सबमिट कर पाती। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बैचेस लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने ना सेल्फ़ स्टडी का सोचा, क्योंकि मेरे पास ना कुछ ऑप्शन नहीं था। मुझे याद है कि मेरा फ़ाइनल का रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट थी, कल लास्ट डेट थी। मैं आज सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे अरेंज करूँ। नहीं हो पाएगा इतना बड़ा अमाउंट अरेंज, क्योंकि अभी ना बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें लाने के लिए भी पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे मैं इतना रोई। उस टाइम पे मुझे ऐसी फील आ रही थी कि शायद ना अब सब कुछ ख़त्म है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अपनी लाइफ ख़त्म करनी चाहिए। मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि मैं बहुत नेगेटिव उस टाइम पे सोच रही थी कि अगर मैं, क्योंकि मेरे लिए ना सीए बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने ना बहुत चैलेंजेस लाइफ में एक्सेप्ट किए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मैं सीए भी नहीं हो पाऊँगी। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, तो मुझे सबने, ऑब्वियसली उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैं चीज़ें ना समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन था, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ थी, सबको अपना अपना सोचना था। क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा था, किसी को नहीं पता था कि वो कब तक चलेगा। तो मैं वो चीज़ समझ पा रही थी, लेकिन मुझे ये चीज़ भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करूँ। कोई तो मेरी हेल्प करे, कोई तो ऐसा हो कि जो मेरी हेल्प करे। अब हमारे बैच में ना फाइनल में आईपीसीसी के टाइम पे ना हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं उनको, आईटी ओटी ये सब होता है। तो ओरिएंटेशन में मेरे घर के पास एक लड़का रहता था, उसका नाम है व्योम। मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मैंने उसको एक बार व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था, उसमें मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया था, मैंने उसको थैंक्स से मेंशन किया था। वो ओरिएंटेशन, वो भी सीए कर रहा था उस टाइम पे, हम आईपीसीसी में थे, और वो ओरिएंटेशन वाले बैच में मुझे मिला। अब वो मुझे मिला, मैंने देखा था कि मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, मुझे कभी उसका नाम नहीं पता था, हमने कभी बात नहीं करी थी। तो ओरिएंटेशन में ना हम लोगों को एक टास्क मिला था कि आपको ना सामने वाले के लिए बैच में से, मतलब किसी को भी आपको रैंडमली चूज़ करना है और आपको ना सामने वाले के लिए कुछ बोलना है। अब उस टाइम पे मैं बिल्कुल मतलब अनअवेयर थी कि व्योम किसका नाम लेगा। व्योम उठा, व्योम ने बोला कि मुझे ज़ेबा के लिए बोलना है। मैंने बोला ओके, क्योंकि मैंने कभी ऐसी कुछ बात नहीं करी, वो भी मेरे बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। बट क्योंकि वो मेरे घर के पास रहता था तो उसको मेरे फैमिली एनवायरनमेंट और कल्चर के बारे में पूरा पता था। तो उसने बोला कि मैं सबसे पहले ना इसको, मतलब मैं इसके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा। और मैंने जब इसको यहाँ पे देखा ओरिएंटेशन में ये है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लड़की आईपीसीसी में है, ये सीए जैसा एक कोर्स कर रही है। और मैं इसको यहाँ पे देख के ना शॉक्ड हुआ, और मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है। मैंने अपने मेरे पास मतलब सब चीज़ें हैं, और हमारे पास एक सेपरेट रूम है, पढ़ाई के लिए सब कुछ है। और मैं अपने मम्मी पापा से बहुत कंप्लेन करता हूँ कि ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे लिए एक अलग घर देखो, हम बहुत गंदे एनवायरनमेंट पे रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। और ये एक ऐसी फैमिली में रहती है जहाँ पे बाहर निकलना भी मुश्किल था, और जहाँ पे लोग पढ़ाई को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। और ये उस फैमिली में रह के, ये आईपीसीसी में है, ये सीए जैसा कोर्स कर रही है। तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मुझे इसको देख के कुछ सीखने को मिला कि मैं इतने कंप्लेन करके आता हूँ घर पे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इतना बड़ा कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल आप प्रोवाइड करो, तभी तो मैं सीए कर पाऊँगा। बट ये, इसकी कोई डिमांड ही नहीं है, इसको ये है कि इसको सीए करना है। अच्छा, मैं मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि जिस टाइम पे मैं सीए कर रही थी ना, उस टाइम पे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग ना सेपरेट नहीं थे। तो हम सबको एक एक मतलब एक एक रूम था, उसमें ही हम सब कुछ था, उसमें ही मम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पापा बाहर रहते थे, उसी में टीवी था, उसमें सब कुछ था। तो उसी एक सिंगल रूम में मैंने अपनी सीए की पूरी पढ़ाई की है, उसी एक सिंगल रूम में। और मुझे याद है कि टीवी भी चलता था कभी कभी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 5-6 साल आप कि
मैं सीए कर रही हूँ तो सामने वाला टीवी देखना छोड़ देगा, या फिर मैं खुद टीवी वगैरह देखना छोड़ दूँगी। तो मुझे इतनी आदत पड़ चुकी थी ना कि अगर टीवी भी चल रहा है ना, मैं पढ़ाई कर लेती थी, क्योंकि वो शुरू से ही आदत रही कि क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक कोई सेपरेट रूम नहीं है, तो मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट किया हुआ था। और दिमाग ना हमारा बहुत पावरफुल होता है, वो जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो बहुत गंदे तरीके से एक्सेप्ट करता है। मुझे याद है टीवी चल रहा है, सीरियल चल रहे हैं, मूवी चल रही है, मैं अपना एसएफएम पढ़ रही हूँ, मैं अपना एफआर कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं दोपहर में सिर्फ ऑडिट और लॉ उठाती थी। थ्योरी मैं दोपहर में करती थी, तो थ्योरी दोपहर में मैं इसलिए करती थी, दोपहर में ना और लोग सोते थे, तो टीवी चलने का ऐसा कोई सीन नहीं होता था घर में। टीवी चलता था शाम को या सुबह, तो मैं उस टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाती थी, क्योंकि मैं थ्योरी ऑब्वियसली टीवी में नहीं कर सकूँगी, तो कर भी नहीं सकती थी। अब उस टाइम पे उसने ये चीज़ बोली तो मुझे रियलाइज़ हुआ बैच में। मैंने कहा यार सीरियसली, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अगर मुझे पढ़ने ही दिया जा रहा है ना, यही मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। कि ये सब चीज़ें तो मैं सोचती ही नहीं थी कि मेरे घर में एक ही रूम है, हमारे घर में टीवी भी चलता है, हमारे घर में ये भी है। ये सब चीज़ें तो मैं सोचती नहीं थी कि मैं दूसरा कमरा, मैं सोचती थी मुझे पढ़ाई के लिए इजाज़त मिल रही है, मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा कमरा तो छोड़ो, मैं बस पढ़ाई कर पा रही हूँ उसी कमरे में जिसमें हम सब रह रहे हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जब उसने ये चीज़ बोली तो मुझे खुद पे ऐसा फील हुआ कि अच्छा, मतलब मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ अपनी लाइफ में कर रही हूँ। उसने बोला कि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ तुझे देख के यहाँ पे, और ज़िंदगी में तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तू बस मेरे पास एक कॉल करियो। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना था उस टाइम से, मुझे उसका जो है नंबर मेरे पास था। मुझे अचानक से उस रात को ना मैं सोच रही थी कि शायद मुझे ना अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इतनी परेशानियाँ देखी। उसके बाद मैं फ़ाइनल में जैसे तैसे करके आई, और अब फ़ाइनल के रजिस्ट्रेशन कराने के पैसे नहीं है, तो सेंस नहीं बनता है। मैं क्या बोलूँगी, लोग हंसेंगे कि हो गया सीए। कोई ये नहीं सोचेगा फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, हर कोई ये सोचेगा हुआ ही नहीं। बोला था ना टफ़ है, सीए करना था इनको, मतलब इस बैकग्राउंड में रह के इनको सीए करना था। तो वो चीज़ दिमाग में आती, तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी भी कंटिन्यू कर पाऊँगी, तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को ना मतलब ख़त्म ही करते हैं। दिमाग में ये थॉट आया, लेकिन अचानक से फिर मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा हो जाए, मैं ये स्टेप भी नहीं उठा सकती हूँ। मुझे अपनी फैमिली के लिए तो कुछ ना कुछ करना है। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकती कि वो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करें, और वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस गम में जिए कि ऐसी कहाँ कमी रह गई थी, हम तो पूरी मेहनत कर रहे थे। देखो, भाई का जाना एक नेचुरल वो था, वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारे लिए तो वो कभी उसको याद नहीं करते होंगे, वो कभी जाहिर नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं इतना ज़्यादा याद करती हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं करते होंगे, लेकिन वो हमें कभी जाहिर नहीं होने देते। वो मेरी, अगर मैं कुछ ऐसा स्टेप लेती हूँ वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए, वो मेरी डेथ अननेचुरल होगी। तो कुछ तो होना चाहिए, क्या होगा, कल लास्ट डेट है, मैं क्या करूँ ऐसा। तो मुझे एकदम से व्योम का चेहरा मेरे सामने आया, तो व्योम को मैंने मैसेज किया फर्स्ट टाइम उस ओरिएंटेशन के बाद, बहुत सालों बाद। व्योम ने बोला कैसी है ज़ेबा और ये सब। मैंने बोला व्योम आई नीड हेल्प। अब मुझे ना, मैं बहुत लोगों से हेल्प मांग चुकी थी, तो मुझे ना उस लाइन की भी आदत पड़ गई थी कि मैं फिनेंशियली क्राइसिस से गुजर रही हूँ, मेरे साथ ये है, मुझे ना इतने पैसे चाहिए। मैंने व्योम को मैसेज किया, मैंने कहा व्योम आई नीड हेल्प फिनेंशियली। तो उसने बोला ओके। तो मैंने बोला व्योम एक्चुअली ना मेरे साथ ये सिचुएशन, मैंने ये लिखा। उसने बोला ठीक है, मुझे नहीं जानना क्या सिचुएशन है, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे ये बता तुझे कितने पैसों की हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला मुझे इतने चाहिए, क्योंकि मैंने ना जो रिमेनिंग की अमाउंट थी 10,000 ना, मेरे एक रिलेटिव है, मैंने उनसे अरेंज कराया था, और बाकी का मैंने व्योम को बोला। व्योम ने बोला अगर तुझे पूरा भी लेना है मैं करूँगा, तो मुझे अपना भेज UPI वगैरह जो भी है, और मैं तुझे करता हूँ। उसने मुझे तभी के तभी अमाउंट सेंड किया, मैंने नेक्स्ट से अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो मैं अपनी जर्नी में कभी भी व्योम का ये चीज़ मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि
व्योम से मैंने कभी ज़िंदगी में बात नहीं की थी। उसने सिर्फ ये चीज़ देखी और उसने मेरी हेल्प की। और उसने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली कि मैंने तुझे उस टाइम भी बोला था कि जिस उससे तू सराउंडिंग से आती है ना, तो तेरा ना मतलब कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मत सोचियो कि मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरे ऊपर एक बर्डन है। तुझे ना कामयाब होना है, तुझे सीए बनना है, क्योंकि उसने सीए ड्रॉप किया था। उसकी कुछ पर्सनल इशूज़ थे, अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। तो उसने ना अपना सीए ड्रॉप किया। उसने बोला मैं चाहता हूँ तू सीए बन, तो तू इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तुझे और लेने ना तू ले। मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना था, थैंक यू। मैंने कराया। अब उसके बाद ना मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं बैचेस का क्या करूँ, कैसे करूँ। अब नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि कभी मैंने ना सीए में मुझे, क्योंकि सीए बहुत टफ लगता था, तो कभी मैंने सीए में सेल्फ स्टडी का नहीं सोचा। बट सिचुएशन ने मुझे सेल्फ स्टडी करने में मजबूर किया। मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए, मैंने अपना सब कुछ करना शुरू किया। अब बैचेस तो होते ही नहीं थे, तो सुबह मैं उठती थी। मुझे याद है कि सुबह नाश्ता बनता था, सब कुछ बनता था, बहुत शोर होता था। मैं ऊपर जाके बैठती थी छत पे, और मैं सुबह 6 बजे ऊपर छत पे बैठ जाती थी, और 8 साढ़े 8 तक ना सूरज पूरा पीक पे आ जाता था। तो फिर मैं नीचे आती थी। तब तक ना मैं अपना मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ना मैं निपटाती थी इन 2-2.5 घंटे में, क्योंकि फिर मुझे होता था कि अब बहुत गर्मी हो जाएगी, सूरज आ जाएगा। तो मुझे याद है मैं अपना सारा सामान उठा के ऊपर छत पे लेके जाती थी, और मैं एक कोने में एक जगह देख के वहाँ बैठती थी, और मैं वहाँ पढ़ाई करती थी। जब सर्दियाँ होती थी तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता था, बहुत शदीद ठंड होती थी, और मैं वहाँ बैठ के स्टडी करती थी। लेकिन एक दिमाग में था कि बनना है। ये सब चीज़ें ना मुझे फील नहीं होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये था कि मुझे सिर्फ एक कोना मिल गया ना पढ़ाई के लिए, मेरे लिए ना बहुत है। मुझे सिर्फ पढ़ना है। मैंने उस फाइनेंशियल इश्यूज़ में मैंने पढ़ाई करी। अब वहाँ बीच बीच में क्या होता था, मेरी बहन स्कूल में थी, तो उसके स्कूल से हम मैसेजेस आते थे कि इसकी फ़ीस सबमिट होनी है। और मुझे अच्छे से याद है कि उसका एग्ज़ाम था, और उस टाइम पे वो घर आई। उसने बोला कि आज ना हमने एग्ज़ाम 1 घंटा लेट शुरू किया। तो हमने बोला क्यों? उसने बोला क्योंकि फ़ीस जमा नहीं थी। तो उन्होंने बोला जिसकी सबमिट नहीं है वो बाहर ही खड़ा रहेगा, और वो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जाएगा क्लासरूम में, क्योंकि उसको हम ऐसे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, क्योंकि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी। उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हुआ कि पापा ने ना कभी भी स्कूल लाइफ में, कभी भी कोचिंग में हमारी ना फ़ीस डिले नहीं करी है। वो मम्मी को पैसे देते थे लाके, और वो हमेशा ये बोलते थे इनकी सबसे पहले फ़ीस जानी चाहिए। मैं कभी अपनी लाइफ में बाहर नहीं खड़ी हुई हूँ। उस सिचुएशन में मेरी बहन को बाहर खड़ा होना पड़ा था, और मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा फ़ील हुआ। और मुझे ना ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मतलब यहाँ पे एक स्कूल वालों के लिए भी एक मैसेज है कि आपने 1 घंटा खड़ा रखा, और आपने बोला कि ठीक है कि आप 1 घंटा लेट एग्ज़ाम करोगे। उससे क्या हुआ? उससे क्या उनके पेरेंट्स जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या वो जो फ़ीस नहीं जमा कर रहे हैं, क्या उनका वो दर्द ख़त्म हुआ है? उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, आपने उस बच्चे को एक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया। उसका एग्ज़ाम है, आप बोल रहे हो आप 1 घंटे बाद लिखो। ठीक है, अब वो क्या लिख के आएगा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि एक पेरेंट के साथ सिचुएशन है, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे। क्योंकि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था ना, वो नहीं अरेंज कर पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, 4-5 महीने से कुछ अर्निंग नहीं है, सेविंग इतनी नहीं होती है। ठीक है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास होता है ना, वो अपने बच्चों पे ही सब लगाता है, पढ़ाई में, इन सब में। वो सोचता है कि कल वो जाएगा और कमा के लेके आएगा। तो सबके साथ ऐसा नहीं था कि हमारे साथ था, वो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो नहीं था, वो एक ये था कि वो एक जनरल सिनेरियो था, वो एक नेचुरल सिनेरियो था जो कि पूरी दुनिया उस टाइम पे फेस कर रही थी। लेकिन स्कूल्स वो नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे ऑडिट और लॉ दोपहर में पढ़ रही थी। तो उस टाइम पे मैं ऑडिट और लॉ की तैयारी कर रही थी, और मैं रूम में जाके बहुत रोई। मतलब मुझे उस टाइम पे ये था कि मुझे ना सीए बनना है किसी भी हाल में। और मुझे ना ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है,
और ये जो मेंटल क्राइसिस है मुझे ना इससे निकलना है। तो फिर मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी, सब कुछ किया और मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, मेरा अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उससे ही फाइनल करी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ना सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ना है। फिर मैंने ना, और फाइनेंशियल क्राइसिस से जो मैं गुजर रही थी, बस मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, तो मेरा उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था। और फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। अब ना मुझे समझ आ गया था, अब मेरी पकड़ हो गई थी सब्जेक्ट्स में। और मुझे एक चीज़ भी समझ आ गई थी कि ना सीए फाइनल में ना आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको सिर्फ सर्च करना है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले। मुझे मैंने ना सिर्फ एक बैच लिया था लॉकडाउन से पहले, एफआर का, प्रवीण शर्मा सर का। बट पता नहीं, मुझे प्रवीण शर्मा सर बहुत अच्छे लगते हैं। प्रवीण शर्मा सर से मैंने आईपीसीसी में अकाउंट्स पढ़ी थी और वो बेस्ट टीचर है। उन्होंने कहीं हद तक अच्छा पढ़ाया, लेकिन मुझे ना फाइनल में पता नहीं क्यों इतना समझ नहीं आया था। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। मुझे एफआर के लिए प्रतीक जगाती सर, उनका मुझे बैच मिला। मैंने उनका बिज़नेस कॉम्बिनेशन किया। मैंने उनका बिज़नेस कॉम्बिनेशन इतने अच्छे से इतनी बार कर लिया था कि मेरे एग्ज़ाम में ना बिज़नेस कॉम्बिनेशन का पूरा क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आई थी और बहुत अच्छे से करके आई थी, मुझे याद है। और प्रतीक जगाती सर है, मैं अभी थोड़ा सा नाम भूल गई हूँ। आईडीटी के लिए मैंने विशाल भट्टर सर का बैच मंगाया था, बैच नहीं मंगाया था, बेसिकली उनके नोट्स मंगाए थे। लॉ के लिए मैंने अर्पिता तुलसियान मैम का सिर्फ नोट्स मंगाए थे। मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, मैंने सिर्फ नोट्स मंगाए थे। और किसी के मैंने, जिसके नोट्स नहीं मिलते थे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए थे, वहाँ पे ना सब लोग PDF और नोट डालते थे, मैं डाउनलोड करती थी। तो ये किया था। डीटी के लिए मैंने मंगाया था, मैं नाम अभी भूल रही हूँ। तो मैं मतलब वो सब चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कैसे फिर सेल्फ स्टडी को अपना परस्यू किया था और किन से मैंने स्टडीज़ की थी। तो मेरी सेल्फ स्टडी पे एक पकड़ हो गई थी, वो मैंने बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी को अपना किया। और अब मुझे ना मतलब GST बहुत पसंद था। तो मैंने ना खुद को भी एक चैलेंज दिया पढ़ाई करते करते कि मुझे IDT में एग्जाम्शन लानी है किसी भी हाल में। मुझे ना लॉ में एग्जाम्शन लानी है। मुझे पढ़ते पढ़ते ना लॉ और IDT में ना मज़ा आने लग गया था। IPCC में मुझे इन सब्जेक्ट से ना डर लगता था, टैक्सेशन से, लॉ से, पता नहीं क्यों, क्योंकि बैच लिया था। अब जब मैंने सेल्फ किया तो मैं ना सेल्फ चीज़ों में इतना खोने लग गई, इतना खोने लग गई, मुझे मज़ा आने लग गया। केस स्टडीज़ में, इनमें तो मेरा था कि मुझे लॉ में और मुझे IDT में मुझे ना एग्जाम्शन लानी है। तो FR मैंने बहुत अच्छे से किया था। मेरी FR में एग्जाम्शन आई थी, मेरी लॉ में एग्जाम्शन आई थी, मेरी IDT में एग्जाम्शन आई थी। और ठीक है, SFM में मेरी एग्जाम्शन आई थी। मैंने SFM भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, SFM की। तो मतलब मैं सिर्फ आपको अभी मतलब फाइनली उसके बाद क्या था कि पेरेंट्स जो थे वो सिर्फ CA बनने का वेट कर रहे थे कि मैं कब बनूंगी। मुझे याद है कि जिस टाइम पे मैं अपना जिस अटैम्प्ट में मैं CA बनी थी, उस अटैम्प्ट में मेरा लास्ट पेपर बचा था IDT का। मैं वो पेपर देने जा रही थी। उस दिन सुबह मैं उस पेपर की तैयारी, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी। उस दिन भी सुबह घर में एक इशू हुआ था बहुत ज़्यादा, और मैं उस टाइम पे रोई। और मुझे ये था कि मतलब मैं नहीं पढ़ूँगी, मुझे नहीं पढ़ना। तो ये इशू उस टाइम पे हुआ था और मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जितनी मैंने IDT में तैयारी करी है, जिसमें मुझे एग्जाम्शन लानी है, मैं शायद भूल गई। लेकिन मम्मी ने मुझे बोला, पापा ने मुझे बोला कि तू इस चीज़ की टेंशन मत ले, तेरा लास्ट एग्ज़ाम है और हो सकता है इस बार ना कुछ अच्छा हो जाए, तू ना जाके एग्ज़ाम दे, तुझे ना टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और यहाँ पे ना मैं इस बात को थोड़ा मतलब पॉज करके मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगी कि मैंने आपको बताया था ना कि पापा फिर सऊदी नहीं गए थे क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होता चला गया था। उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी करनी थी, मैंने जॉब की थी पार्ट टाइम। और बेसिकली पार्ट टाइम क्या, मैंने जॉब मैंने की थी। मेरा PWC में सिलेक्शन हो गया था गुड़गांव में, जो कि उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया था। लेकिन PWC में जब मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से पैसे तो आ रहे थे, मैंने वहाँ 3 महीने जॉब करी थी, बट
मैं सुबह उठ के लैपटॉप ऑन करती थी और मैं रात को लैपटॉप बंद करती थी और मैं सोती थी। मेरा पढ़ाई लिखाई मेरा उस 3 महीने के लिए ना सब बंद हो गया था। मैंने बोला यार ये मतलब क्या है कि मतलब मैं कर क्या रही हूँ। और मुझे ना वो जो पैसे आने लग रहे थे वो मुझे अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन मुझे ना अपनी ना वैल्यू भी वहाँ फील हो रही थी कि जो सीए की वैल्यू थी ना वो एक अलग थी, और जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल की वैल्यू एज सच मतलब मुझे इतना फील नहीं होता था। मुझे लगता था कि जो लाइफ का मोटिव था ना वो शायद मेरा मतलब हट रहा है अगर मैं अर्न करने लग गई हूँ तो हाँ, तो उस टाइम पे फिर मैंने एक बहुत बोल्ड डिसीज़न लिया। मेरी जो 3 महीने की सैलरी थी ना, मैं उनको ना खर्च नहीं करती थी। मैं उनको घर पे थोड़ा जो होता था बेसिक नेसेसिटीज़ को हम यूज़ करते थे, और मैंने 3 महीने की सैलरी को बहुत सेव करके चला था। और मैंने एक बोल्ड डिसीज़न लिया था कि मुझे अपना जॉब छोड़ना है और मुझे सीए परस्यू करना है आगे। मेरे लिए जो मेरा मेन गोल है, एंड गोल है, वो सीए है, कोई जॉब नहीं है, तो मुझे सीए करना है। मैंने एक बोल्ड डिसीज़न लिया, मैंने वो जॉब छोड़ दी। लेकिन मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैंने ना वो जॉब छोड़ दी थी। मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ उसकी प्रैक्टिस में ज्वाइन किया। उसने बोला जितने पैसे तुझे यहाँ मिलते हैं ना, मैं उतने नहीं दूंगा, मैं उससे कम दूंगा, बट तेरे ना घर का चल जाएगा। तू यही बोल के रख कि तू ना PwC में जॉब करती है, तेरा वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू है, तुझे मेरे क्लाइंट्स हैंडल करना है, तुझे ये सब हैंडल करना है, मैं तुझे मंथली दूंगा, किसी चीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कभी मम्मी पापा को ये चीज़ बताई नहीं है कि मैंने ना PwC में 3 महीने जॉब करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे PwC में ना नो डाउट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा था, बट मुझे वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। जो डिसीज़न मैंने जब उस टाइम पे जब मैंने लिया, तो मुझे वहाँ पे ये भी बोला गया कि PwC इट इज़ अ बिग 4, और मतलब आप रिग्रेट नहीं फील करो, तो आप मतलब ऐसा ना हो कि आप सीए भी ना बनो और आपने एक बिग 4 की जॉब भी छोड़ी। तो मैंने बोला, मुझे उस टाइम पे फील तो हुआ कि बिग 4 है, जल्दी से जॉब मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मेरी जॉब लगी थी। तो और ऐसे मतलब एनवायरनमेंट में जिस टाइम पे लॉकडाउन था और जॉब्स नहीं लग रही थी, मेरी लगी और मैं अब छोड़ रही हूँ, बट मुझे सीए तो बनना है। तो एक चैलेंज वहाँ से मेरे लाइफ में आया कि बिग 4 छोड़िए, रिग्रेट नहीं फील करना है, तो सीए तो बनना है। तो मैं साइड बाय साइड क्या करती थी, मैं उसके क्लाइंट्स हैंडल करती थी जब जब मुझे टाइम मिलता था। वहाँ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, वहाँ से था कि तुझे पढ़ाई पे ही फोकस करना है, बस तू जब अपने फ्री टाइम में ना तुझे क्लाइंट्स हैंडल करने हैं, तुझे इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी है, तुझे जीएसटी देखना है, तो सिर्फ इतना करना है। तो साथ अब चीज़ें सॉर्टेड थी कि मैं अपना जब मेरा फ्री टाइम होता था मैं जीएसटी और ये सब देखती थी, और फिर मैं अपनी सीए फाइनल की स्टडी को कंटिन्यू कर पा रही थी। और उस टाइम पे फिनेंशियली भी एक मसला हल हुआ था, क्योंकि अब पैसे भी आ रहे थे, मम्मी पापा को पता था मैं जॉब कर रही हूँ और मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो उनको वो स्ट्रेस भी नहीं था कि अब जॉब चली गई, और मुझे भी वो स्ट्रेस नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ें हुई, फिर मैंने अपना, और उस टाइम पे जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा, पापा मतलब नहीं गए सऊदी, तो उस टाइम पे फिर ये हो रहा था कि फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं। फिर मैंने पापा को बोला कि जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है, तो अभी ना तुम्हारी उम्र है, तो अभी ना मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाना तुम्हारे लिए सेफ़ रहेगा। और वो कंट्री में जाओगे, फिर लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, कुछ फीवर हो गया खुदा ना खास्ता, या कुछ भी मसला हुआ तुम्हें, तो कौन देखेगा, कैसे चीज़ें करेंगे। न्यूज़ हम इतनी सुन रहे थे। तो मैंने बोला पापा अब तुम्हें नहीं जाना है, अब तुम्हें यहीं रहना है, अब मैं सीए बनूँगी, अब जो है जो होगा अब वो मैं करूँगी, अब तुम्हें यहीं रहना है और यहीं रहना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तो ये डिसीज़न हम लोगों ने लिया। मैंने उस टाइम पे दो डिसीज़न लिए थे, जॉब छोड़ने वाला और पापा को ये बोलने का कि अब नहीं जाना है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने खूब दिल लगा के पढ़ाई करी। मुझे याद है कि मुझे उस टाइम पे दिन रात भूख प्यास कुछ नहीं दिखता था, मुझे सिर्फ दिखता था मेरी डिग्री और मेरा सीए बनना है। और उस टाइम पे जब ये सिचुएशन चल रही थी फाइनेंशियली ये सब, तो मम्मी ने बोला कि ना मुझे ना बस तुझे सीए बनते हुए देखना है, मुझे ना ऐसा चाहिए कि ज़िंदगी से ना परेशानी ख़त्म हो जाए, और तू सीए एक बार बन जाएगी ना, तो बस फिर ना बहुत सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानी ना सर के ऊपर से चली जाएगी, तो तू ना मतलब तू हमारे लिए बन। तो वही है ना कि मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि जब आप सीए करने लगते हो ना, तो वो आपसे ज़्यादा ना आपके पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, मुझे कभी सीए बनना ही नहीं था,
मेरा कभी सीए बनने का एम ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मुझे सिचुएशन ने ना सीए खुद कराया। और फिर एक टाइम बाद ना वो मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का ड्रीम बन गया था कि हाँ मैंने तुझे सीए बनते हुए देखना है। तो फिर मैंने फ़ाइनल के एग्ज़ाम दिए, और फ़ाइनल के एग्ज़ाम देती थी। तो अब ये है ना कि फ़ाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कज़न्स की शादियाँ हो रही हैं, लोगों के रिश्ते आ रहे हैं। अब उस टाइम पे बहुत सारी कज़न्स मुझे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते थे कि क्या ये इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लेके जाओगे ससुराल में, क्या ये बुक्स उनको खिलाओगे, क्या ये बुक से उनका पेट भरेगा, खाना तो बनाना पड़ेगा ही ना, तो खाना बनाओ, कुछ नहीं आता है हमें, देखो हमें क्या कुछ आता है, हम देखो हम ये कर लेते हैं किचन में, वो कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन सब चीज़ों से ये था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुक्स ही लेके चले जाएंगे और बुक से ही मतलब खिला देंगे। तो ये बात क्या है ना कि बहुत सारी लड़कियां ना रिलेट कर पा रही होंगी, अभी जो सीए कर रही होंगी या कोई भी कोर्स कर रही होंगी, उनको ये चीज़ें ना सुनने को मिल रही होंगी। खाना नहीं बनाना आता, किचन में नहीं जाती है। शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद ना कुछ नहीं होगा, एक बार सेटल हो जाओगे ना सब सॉर्टेड है। ठीक है, मुझे पता है उन लोगों का हाल जो ये वाली लाइन बोला करते थे ना, अभी उनका हाल क्या है। अभी वो रिग्रेट फील करती हैं कि काश हम उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये लाइंस दूसरों को एडवाइस देने से अच्छा है हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेते, हम सेटल हो जाते, हम कुछ पढ़ाई में कर लेते, तो हमारी ज़िंदगी भी सॉर्टेड होती। वो भी कुछ इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर नहीं रहे। तो जो लड़कियों को ये चीज़ें सुनने को अभी मिल रही हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना अवॉइड करो और अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करो। सिर्फ इस चीज़ों को सुन के कि और बात तो सही है कि सास क्या बोलेगी, शादी के बाद खाना कैसे बनाएंगे, सब हो जाता है। मैं जॉब करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं ना बना लेती हूँ, और कोई टफ नहीं है, 1 महीने में आप सब सीख जाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करने का है। तो बस उसके बाद मैंने फ़ाइनल स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करी, एग्ज़ाम दिए, और मैंने जब अपना रिज़ल्ट देखा, मेरा जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव आया और मैं सीए बन गई। मुझे याद है कि मतलब मैंने सोचा था मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह ये सब बनाऊंगी रिज़ल्ट देखते टाइम, बस उस टाइम में ना डर बहुत लगता है। तो जब रिज़ल्ट देखा ना तो मैं सीए बन गई। मम्मी उस टाइम पे रोटी बना रही थी, पापा शॉप पे थे। अच्छा, पापा यहाँ पे ना शॉप पे, मेरे चाचा हैं उनकी शॉप पे, वो चले जाने लग गए थे कि घर में तो मैं ऐसे नहीं बैठा रहूँगा, तो वो चले जाते थे। अब मैंने मम्मी को बोला मम्मी रिज़ल्ट आ गया। मम्मी ने बोला क्या रहा? मैंने बोला हुआ नहीं। अब नहीं होता है ना फेस पे एक अलग वो डर दिखता है। मम्मी ने बोला नहीं हुआ, चल फिर क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं मतलब कर सकते हैं आगे करना। बट मेरे फेस पे एक स्माइल भी आ रही थी। मम्मी ने बोला हो गया है। मैंने बोला मैं सीए बन गई। मम्मी इतनी खुश, इतनी खुश। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ने बोला कि सीए बन गई। पापा तभी के तभी शॉप से आए चॉकलेट लेके, और उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन फाइनली सीए। और मैंने ना सीए बनने के बाद ना जो मेरा पहला फ़ोन, मैंने मम्मी पापा को बता के ना मैंने पहला फ़ोन किया, जो मेरे घर के पास मैंने बताया था ना मेरे नेबर थे, उन्होंने बोला था कि तू सीए कर, हमें ना तुझे सीए बनते हुए देखना है। मैंने ना उनको फ़ोन किया, मैंने बोला भैया, उन्होंने बोला हाँ जी कौन? मैंने बोला भैया मैं ज़ेबा बोल रही हूँ और मैं ना सीए बन गई। और वो इतने खुश कि ज़ेबा तू फाइनली सीए बन गई, वो इतने ज़्यादा खुश। और मैंने फिर एक भैया और है, मैंने उनको फ़ोन किया, वो इतने ज़्यादा खुश। और मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, उस दिन ना मतलब ऐसा था कि सब लोग ना घर पे विश करने आ रहे थे। और मैं मतलब एक चीज़ और बताती हूँ कि नो डाउट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो अगेंस्ट रहे पढ़ाई के इन सब चीज़ों के, लेकिन उन्होंने ना जब मैं सीए बनी वो सब इतने ज़्यादा खुश थे। मतलब मैं वो सब चीज़ें ना भूल गई थी कि उन लोगों ने मुझे मना किया था पढ़ाई के लिए। ये सब मैंने सबको बताया, सब इतने ज़्यादा खुश, इतने ज़्यादा खुश कि सीए फाइनली, कि मतलब हमारी पूरी एरिया में कोई सीए नहीं थी। और एक हमारे घर में मतलब एक लड़की है जो सीए बन गई, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैंने जो है रात को ही जिनको मैंने अपने जो मेरे नेबर थे मैंने उनको फ़ोन किया, वो ना नोएडा जॉब करते हैं। वो नोएडा से घर आए और वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए। और जो दूसरे वाले भैया हैं वो अपनी वाइफ और खुद आए और बैठे, और वो इतना खुश हुए कि हमें पता चला, हम ना सीधा शॉप पे से आए और हम सीधा तेरे घर आए और हम तुझे विश करने आए। और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे एरिया में एक सीए है, और हम फाइनली बोल सकते हैं कि हमारे एरिया में ना एक सीए रहती है, हम एक सीए के एरिया में रहते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सीए की वैल्यू नहीं है, क्या क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, तो सीए की वैल्यू ये है
मतलब मैं इस कोर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे वो आज भी मिलते हैं, वो आज भी बोलते हैं और सीए साहिबा, हम प्राउडली बोलते हैं कि हमारी फैमिली में जो एक लड़की है ना वो सीए है। हमारी फैमिली में वो मुझे अपनी फैमिली का ही पार्ट बताते हैं। और जो सबसे हाईलाइटेड वाला मोमेंट था वो ये था कि उस टाइम पे जो मतलब मेरे जो कज़न थे, ताई के बेटे, वो थोड़ा अगेंस्ट थे पढ़ाई को लेके, क्योंकि बस ठीक है सोच थी ऐसी कि नहीं कर पाओगी, बाहर जाती हैं लड़कियां सिर्फ ऐसे ही मस्ती करती हैं और फैमिली को धोखे में रखती हैं। तो उन्होंने वो मेरे लिए ना चॉकलेट लेके आए, और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट बन गया कि जो कल तक बोल रहे थे कि पढ़ाई नहीं करनी है, वो मेरे लिए चॉकलेट लेके, उन्होंने बोला हमें ना पता चला कि तू सीए बन गई। तो जब मेरे जो आसपास के दोस्त लोग बैठे थे ना, उन्होंने बोला कि तेरी बहन सीए बन गई, तेरी बहन सीए बन गई, और मतलब ये तो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात है। तो मुझे ना नेचुरली इतनी प्राउड वाली फीलिंग आई कि मेरी बहन सीए है। तो मतलब वो कहने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार इसने तो कुछ बड़ा ही चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर ली, तो मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, तो उसको एक्सेप्ट कर। तो मेरे पास उसकी फ़ोटो है, मैं उसको शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये सब चीज़ें थी। पापा जो है, पापा की ना ड्राई क्लीनिंग की शॉप है, तो पापा के जो कस्टमर्स थे, पापा मुझे उनके घर लेके गए। वो मेरे लिए बहुत खुश हुए कि आपकी बेटी मतलब इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज में वो सीए है, और हमें यकीन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी ये सब। तो हाँ, तो अभी मतलब मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, बट कभी और नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मेरे लिए जो मेन है ना, वो मेरे लिए ये है कि देखो, जितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना अभी कि हम मेंटली चीज़ों से ना गुजर रहे हैं, कि कोई मतलब एक ने मुझे जिक्र किया था कि ही लॉस हिज फादर, और वो पढ़ाई पे ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर मेरा ग्रुप नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरी वीडियो देख के ना सिर्फ आप ये कुछ चीज़ें देखना कि मैंने अपनी जो सीए की जर्नी है ना, मैंने इसमें फाइनेंशियल, मैंने इसमें मेंटल, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने ना मोस्टली सारी चीज़ें इसमें फेस की है, लेकिन स्टिल मेरा ना कभी गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं रहा है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट पे आता है, क्योंकि नेचुरल रिएक्शन है इंसान का गिव अप वाला, मेरी ज़िंदगी में भी आया, लेकिन फिर मैंने ना खुद को खड़ा किया अपने पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज़, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हम तो डिप्रेस हैं, हमारी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है, आपकी लाइफ का मोटिव है, आपके पेरेंट्स आपको कामयाब देखना चाहते हैं। और देखो, किसी किसी केस में होता है कि पेरेंट्स से उनकी नहीं वो होती है, या पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप खुद के लिए करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप खुद के लिए करो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप सीए बन जाओगे ना, लाइफ बहुत अच्छी है। और आप जब एक बार, आपको बस एक बार सेटल होना है, आपको सिर्फ अपने अंदर ना वो चीज़ लेके आनी है। और इश्यूज़ आएंगे, इश्यूज़ सीए बनने के बाद भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सीए की डिग्री मिल जाएगी इश्यूज़ नहीं आएंगे, आते हैं मेरी लाइफ में आज भी इश्यूज़, मुझे आज भी कभी कभी एंजाइटी अटैक्स आते हैं, बट स्टिल आपको पता चल जाएगा कि अभी आप सेटल्ड हो, आपकी फैमिली खुश है, तो आपको जो है मतलब आप इस चीज़ से ना टैकल करना सीख जाओगे। अभी के लिए क्या है कि आप पॉजिटिव रहो। दूसरी चीज़ है, आप ना खुद के लिए करो, ठीक है, खुद के लिए करो लाइफ में, कि मुझे ना खुद की एक पहचान बनानी है। और लाइफ बहुत अच्छी है, ट्रस्ट भी बहुत अच्छी है। उस टाइम मुझे भी ऐसा लगता था, बट ये वक्त है, आज ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। तो कोई नहीं है ना, खुद को अपना दोस्त बना लो, डायरी लिखना शुरू करो, ठीक है, डायरी से बात करो। वैसे भी कोई किसी का दोस्त है नहीं, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन फेस की है, नहीं है कोई दोस्त, ठीक है। मेरी उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है, उन लोगों ने मुझे मेरी हेल्प की है, जिनकी मैं कभी दोस्त भी नहीं थी, जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं की थी, ठीक है। तो कोई किसी का ऐसा दोस्त है नहीं, आप अपने दोस्त खुद हो, या आपके पेरेंट्स आपके दोस्त हैं, या आपकी सिस्टर आपकी दोस्त है। और हाँ, मैं आपको मतलब ठीक है, इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरी बहन है, वो मेरे से ना 10 साल छोटी है। उसने ना वो कहने को मेरे से 10 साल छोटी है, ऑब्वियसली उसका माइंड भी फिर वैसा ही होना चाहिए, बट उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे जब भी नेगेटिविटी लाइफ में आती थी या मेरा नेगेटिव रिजल्ट आता था, वो मुझे हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो ना मुझे एक चीज़ हमेशा बोलती थी, जब हम कभी मार्केट जाते थे, वो मुझे बोलती थी मुझे ना ये चीज़ चाहिए, और मैं ना हमेशा उसको बोलती थी सीए बनने के बाद, तो वो मुझे बोलती थी हर चीज़ सीए बनने के बाद, कब सीए बनोगी, जल्दी सीए बनो, और बस सीए बनो, और फिर मुझे ये सब चीज़ें लेनी है। मैं तो चाहती हूँ तुम सीए बनो, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं मतलब
उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। वो मेरे से बहुत छोटी है, लेकिन मैं डिप्रेस होती थी उस टाइम पे, वो मुझे कहती थी कुछ नहीं होता, नेगेटिव रिजल्ट आया है ना, कोई बात नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, खुद को हार्म नहीं करना है। तो कोई ना आपकी लाइफ में भी होता है। जैसे मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बहन है, तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, ठीक है। कोई नहीं है तो आप खुद के दोस्त बनो, और ठीक है, एक्सक्यूज़ मत दो कि मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। खुद को 1-2 दिन टाइम दो, शेड्यूल बनाओ, पढ़ाई में लग जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पढ़ाई करो और सेटल्ड हो। जब सेटल्ड हो जाओगे ना, लाइफ बहुत अच्छी होगी। कुछ ये सब ना दिमाग में लोगों ने बिठा लिया है, मेंटल इलनेस है, वी आर डिप्रेस्ड, हम चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, हम ये नहीं कर पाते हैं। सब कर पाते हो, पहले भी तो करते थे ना, सब कर पाते हो। इस चीज़ को ना प्रेशर की तरह मत लो, इस चीज़ को चैलेंज की तरह लो कि बस पूरा करना है, ठीक है। इस चैलेंज में आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। हार गए तो दोबारा उठो और करो, जीत गए नया चैलेंज लो, उसको एक पूरा करो बस, और खुश रहो। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मैं होप करती हूँ कि मैं किसी ना किसी की लाइफ में अगर मैं एक इंसान को भी इस वीडियो से मोटिवेट कर पाई हूँ ना, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात होगी कि एटलीस्ट मेरी वजह से किसी एक ने तो अपनी लाइफ में ये डिसाइड किया कि चलो हमें भी ना अब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, और ये जो हमारी लाइफ में परेशानी है ना, हमें इसको एक चैलेंज के तौर पर लेना है और अपने फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो टिल देन बाय, एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखो, बात करो, लोगों से बात करो, कोई बात करने के लिए नहीं है। एक डायरी बनाओ, उसमें चीज़ें लिखो, उसमें अपने थॉट्स लिखो, खुद को अपना दोस्त बनाओ और खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। थैंक यू, बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।